कल हमने जब ये समझा कि पर्सन में कुछ लोग होते हैं और ये भी कि हमसे जब टैक्स की बात आएगी तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि क्या हम असेसी हैं। कल रात को आपने ज़रूर सोचा होगा कि क्या क्या पर्सन में आता है, क्या हम पर्सन में आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या हमको टैक्स देना चाहिए, और क्या पापा या मम्मी या अंकल या अपने आस पड़ोसी क्या ये लोग भी असेसी कहलाएंगे। तो कल हमने पर्सन की डेफिनेशन से शुरू किया था और असेसी की डेफिनेशन में भी हमने पर्सन वर्ड देखा था और एक हमने सेंटेंस बनाया था, ऑल असेसीज आर पर्सन बट ऑल पर्सन आर नॉट असेसी। सबसे पहला एक और एमसीक्यू आपके लिए कि इस पर्सन की डेफिनेशन का आप सेक्शन लिखें, सेक्शन 231 नोट करें भैया, ये सब एमसीक्यू के लिए इस तरह की चीजें वो पूछ सकते हैं। तो हम अभी से ही शुरू से ही लगातार जहां जहां एमसीक्यू आएंगे वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा और आपका जो मॉड्यूल है उसमें भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। पर्सन की डेफिनेशन में हमने सबसे पहले देखा इंडिविजुअल और उसके बाद था एचयूएफ फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। लाए आपके मॉड्यूल से अगर हम देखें तो सबसे पहला पर्सन का एक तो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 231, और मॉड्यूल बेस में क्या क्या वो पूछ सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो जो लिखा है उसमें से वो एमसीक्यू बना सकते हैं। पहला वर्ड पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। लिखिए पर्सन डेफिनेशन इंक्लूसिव है। पर्सन में सबसे पहला आया इंडिविजुअल, मतलब आप और मैं। बोलो कौन है हम हैं भूत प्रेत चुड़ैल? नहीं नहीं सर, हम हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या? नेचुरल पर्सन का मतलब है हम जीवित व्यक्ति हैं, हम आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हैं, हमारा बकायदा बर्थ हुआ है नेचुरली, ऐसा भी बोल सकते हैं। जो आर्टिफिशियल होते हैं उनका बर्थ होता है थ्रू लॉ। तो पहला तो हम पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड है। तो क्या सर 2 दिन का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा जो कि एक माइनर है, क्या वो भी पर्सन माना जाएगा? बिल्कुल दोस्त, माना जाएगा क्योंकि वो भी एक नेचुरल पर्सन ही है। और 90 इयर्स की कोई दादी जी हैं तो वो भी पर्सन ही हैं। तो एज का कोई वादा नहीं है यहाँ पे। आप और मैं सभी इंडिविजुअल्स हैं, सभी पर्सन हैं, पापा मम्मी सभी पर्सन हैं। दूसरा हमने देखा एचयूएफ, सेकंड पॉइंट था हमारा एचयूएफ। अच्छा, खास बात 2-3 चीजें। एचयूएफ जो चलता है वो चलता है एक तो हिंदू लॉ से, ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, शायद बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। इंडिया में 2 पर्सनल लॉज हैं, एक हिंदू लॉ एक मुस्लिम लॉ। एचयूएफ का फॉर्मेशन जो होता है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब ध्यान से आपको ये भी बात मालूम है, ध्यान से सुनिएगा, आपको वैसे मालूम है कुछ बातें, तो कुछ नई चीजें मैं जोड़ूंगा। आपको मालूम है कि एचयूएफ का हेड होता है कर्ता। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स और आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी बातें हैं कि एचयूएफ का फॉर्मेशन किस लॉ से होता है और एचयूएफ का हेड कौन होता है। साथ ही साथ एचयूएफ के 2 अलग अलग स्कूल्स हैं, स्कूल्स मतलब 2 अलग अलग बोल सकते हैं सिद्धांत हैं। एचयूएफ में एक डिवीजन किया गया। सर पर पहले ये थोड़ा सा समझा दो ना, एचयूएफ क्या होता है। लाओ देखते हैं एचयूएफ क्या होता है। सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, ये हैं अपने घर में दादाजी। लाए मैं स्क्रीन बड़ी करता हूं आपके लिए ताकि आपका ध्यान रहे। ये हैं हमारे ग्रैंडफादर, दादाजी, इनके 2 बच्चे, पापा और चाचा, मतलब अंकल आपके, है ना। अब इधर आ गए पापा के साथ मम्मी और आप, ब्रदर आपके या आपका सिस्टर आ गया इधर, आप आ गए खुद सेल्फ, हम आ गए, हमारे ब्रदर सिस्टर आ गए, और इधर आ गया अंकल की फैमिली जिसमें आंटी आ गई, उनके बच्चे आ गए। अब क्या ये एक एचयूएफ है? तो यस बॉस, दिस होल फैमिली विल बी कवर्ड अंडर एचयूएफ, और इसमें दादी भी शामिल है, हाँ, ग्रैंड मदर भी शामिल है। तो हेड कौन है सर? अभी तो कर्ता जो है वो ग्रैंडफादर है। सपोज किसी फैमिली में ग्रैंडफादर की डेथ होती है तो 2 बातें हो सकती है, या तो अब पापा कर्ता हो जाएंगे या फिर इसमें पार्टीशन हो जाएगा तो 2 अलग अलग एचयूएफ हो जाएगी, एक पापा की तरफ से और एक अंकल की तरफ से। ये कहलाती एचयूएफ। तो एचयूएफ समझेंगे कैसे? जो एक कॉमन एंसेस्टर से निकले। कॉमन एंसेस्टर का हिंदी मतलब होता है अपना पूर्वज। तो हम किससे निकले? हम ग्रैंडफादर, ये 2 संतानें, फिर इनकी फैमिली भी इसी में कवर हो गई। तो ये कहलाती है एचयूएफ, जो एक सिंगल एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर से निकलती है। तो देखिए डेफिनेशन में 2 बातें ध्यान रखना है। जो भी लीनियंट डिसेंडेंट है किसी कॉमन एंसेस्टर से, जिसको हम बोलते हैं पूर्वज, हमारे एक पूर्वज से, और उसमें उनकी वाइफ्स भी आती हैं और अनमेरिड डॉटर्स भी। और अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया गया है तो वो भी इस फैमिली का पार्ट होगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी को यहाँ अडॉप्ट कर लोगे आप, अडॉप्टेड चाइल्ड,
वो भी यहाँ पर इस फैमिली का ही पार्ट माना जाएगा। सर और क्या ध्यान रखना है, देखो अडॉप्टेड चाइल्ड आ गई। अब इसकी डेफिनेशन हमने क्या देखी, जो एक लीनियरली असेंडेंट हो, मतलब हमारे कोई पूर्वज हो। डिसेंडेंट मतलब अगली पीढ़ी होती है, असेंडेंट मतलब पुरानी पीढ़ी, लीनियरली असेंडेंट बोलते हैं उसको। जैसे कि हमारे दादाजी हमारे पूर्वज हैं, कॉमन एंसेस्टर। साथ ही साथ इनकी वाइफ्स आएंगी, जैसे मम्मी अगर यहां पर आई तो मम्मी खुद एचयूएफ का पार्ट हो जाएंगी, आंटी एचयूएफ का पार्ट हो जाएंगी, आप सब एचयूएफ का पार्ट होंगे, और इवन आपकी वाइफ भी एचयूएफ का ही पार्ट होंगी अगर दादाजी करता है तो ध्यान रखिएगा। वाइफ प्लस अनमैरिड डॉटर, अनमैरिड क्यों बोला, क्योंकि मैरिज के बाद गर्ल के लिए दूसरी फैमिली का एचयूएफ में काउंटिंग किया जाता है, तो अनमैरिड डॉटर भी यहां आएगी। अच्छा, साथ ही साथ इसके दो स्कूल्स हैं, एक मिताक्षरा और एक दया भागा। दो स्कूल्स का मतलब क्या है, दो थॉट्स हैं, दो अलग एरिया में दो अलग कुछ रूट चलते हैं एचयूएफ के। देखें ध्यान से कहां कहां अलग अलग रूट चलते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, एचयूएफ कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट नहीं होता, स्टेटस से होता है। स्टेटस का मतलब लिखो बर्थ, मैं यहां भी लिख देता हूं। एचयूएफ क्रिएट किससे होती है, बोलो। ये आप सब इस परिवार के सदस्य कैसे बने, हिंदी में बोलते हैं इस परिवार का सदस्य बनना। आप मुझे बताओ, आप पापा के साथ इस फैमिली में सदस्य कैसे बने, क्या कॉन्ट्रैक्ट करवा के आए थे क्या घर में पापा मम्मी से? नहीं सर, हम तो बस टपक पड़े थे। तो आपका बर्थ हुआ था और बर्थ से ही आप उस एचयूएफ के सदस्य हो गए, मेंबर हो गए। इसका मतलब एचयूएफ कॉन्ट्रैक्ट से फॉर्म नहीं होती, परिवार कॉन्ट्रैक्ट से फॉर्म नहीं होता, परिवार स्टेटस या बाय बर्थ फॉर्म होता है। तो जो जो उस परिवार का हिस्सा बनता जाएगा वो सब एचयूएफ के मेंबर्स होते चले जाएंगे। तो ध्यान रखना, नॉट क्रिएटेड बाय बर्थ यहां लिख देता हूं, नॉट क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट या बाय लॉ, इट इज क्रिएटेड बाय स्टेटस, मतलब बाय बर्थ। आप उस परिवार के सदस्य हो या नहीं हो। वैसे तो हम बोलते हैं हमारा दोस्त, हमारा जो सबसे खास दोस्त है चिंटू, वही भी हमारे परिवार के सदस्य की तरह है, पर वो उस एचयूएफ का पार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर दो स्कूल्स हैं, दया भागा और मिताक्षरा, इनमें डिफरेंस पढ़ो ध्यान से। देखो ये एचयूएफ के दो अलग अलग स्कूल्स हैं, ये एक एमसीक्यू आ सकता है आपको। मिताक्षरा स्कूल लगता है टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पे मिताक्षरा के रूल्स लगते हैं सिवाय वेस्ट बंगाल और असम के। तो देखो मिताक्षरा लगता है होल ऑफ इंडिया सिवाय किसके, वेस्ट बंगाल और असम। तो इसका मतलब इन दो पे जब ये वाला नहीं लगता तो कौन सा लगेगा सर, ये वाला लगेगा, दया भागा स्कूल। सर इसमें कुछ डिफरेंस है, हाँ बेटा है। और खास बात, इस पे पूरा एचयूएफ का हमारे पास चैप्टर है, पीछे हम जब पढ़ेंगे वहां इनकी पूरी डिटेल्स आएगी, अभी हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक एमसीक्यू है सिंपल सा, कि कितने स्कूल्स हैं, दो, मिताक्षरा और दया भागा। मिताक्षरा कहाँ लगता है, टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम, और दया भागा कहाँ लगता है, वेस्ट बंगाल और असम। तो ये डायग्राम को आपको जरूरत नहीं है, इतनी सी नोटिंग काफी सफिशिएंट है, काफी होगी। नेक्स्ट, तीसरा व्यक्ति जो हम लेते हैं वो है कंपनी। पर्सन की डेफिनेशन का तीसरा पार्ट है कंपनी। कंपनी कितने तरह की हो सकती है, इनकम टैक्स एक्ट में, हाँ कंपनी लॉ में नहीं, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो आप, तो इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी कितने तरह से डिवाइड होगी, कितने तरह की कंपनी मानी जाएगी। ला इसका एक बेसिक नॉलेज लेते हैं। सबसे पहला इसका सेक्शन ध्यान रखना पड़ेगा 217, और मोस्टली दो तरह की कंपनी, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन। बस ये दो चीजों को अभी आपको ध्यान रखना है। देखो सेक्शन है इसका 217, ये एक एमसीक्यू हो गया अपने लिए कि इसका सेक्शन क्या है, कंपनी को कहां डिफाइन किया गया है, सेक्शन 217 में। पर्सन की डेफिनेशन कहां है, 231 में। और कंपनी दो हिस्सों में डिवाइड हुई, पहला डोमेस्टिक कंपनी और दूसरा फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में फिर से एक इंडियन कंपनी आएगी। इंडियन कंपनी हमेशा ही डोमेस्टिक होनी चाहिए, तो अपना कॉमन सेंस है पूरा। जब हम डोमेस्टिक बोल रहे हैं मतलब घरेलू, हमारे घर की, मतलब इंडियन कंपनी हमेशा क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक। और जो फॉरेन कंपनी यहां डिविडेंड बांटेगी, जो भी फॉरेन कंपनी, कोई सी भी फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है अगर इंडिया में और उस पर टैक्स भी पे कर देती है, तो ऐसी फॉरेन कंपनी को भी डोमेस्टिक ही माना जाएगा। सर पर हमने तो फॉरेन को अलग किया, हाँ बिल्कुल किया, पर ये कौन सी फॉरेन बची फिर, जो यहां डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती और उस पर टैक्स पे नहीं करती।
तो डोमेस्टिक कंपनी में इंडियन कंपनी भी आएगी और एक ऐसी कंपनी भी आएगी जो भले ही इंडियन ना हो बट इंडिया में वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये दो बातें अपने को एमसीक्यू में ध्यान रखनी है। अगेन कंपनी के ऊपर पूरा हमारे पास एक चैप्टर है डिटेल्ड, जिसमें हम इसकी डिटेलिंग फिर से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, कंपनी हो गया। फोर्थ, इसके बाद आती है अपनी फेवरेट, वो है फर्म। फर्म में कौन कौन आएगा सर? फर्म में पार्टनरशिप फर्म भी आएगी और एलएलपी भी आएगा। फर्म में दोनों आएंगे। देखो फोर्थ पॉइंट अपने पास वो है फर्म का। फर्म में ध्यान रखना एलएलपी को भी शामिल कर लेंगे अलग से। एलएलपी का इनकम टैक्स में रूल नहीं है, फर्म वर्ड में ही एलएलपी को शामिल कर लिया गया। तो बस ये एक लाइन ध्यान रखनी कि एलएलपी भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट, अच्छा पार्टनरशिप कौन होती है? ये तो आपने पार्टनरशिप एक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा कि जो लोग प्रॉफिट के लिए म्यूचुअल एजेंसी फॉर्म करते हैं वो कहलाते हैं पार्टनर्स। तो ये तो आपको मालूम था। नेक्स्ट, फिफ्थ, ध्यान से देखना भैया। फिफ्थ था हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लिखो आप भी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या है सर? ये क्या चक्कर है? देखो एक तो इनके शॉर्ट फॉर्म लिख लो पहले, क्योंकि बार बार इतना बड़ा कौन बोलेगा। तो एक लिखो एओपी और एक बोलो बीओआई। आराम से सुनना, बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो। पहले मुझे बताओ ये तुम किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हो? सर हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। सेक्शन बोलो 231। अच्छा इसको जरा सा नोट करना हो तो जरा सा मैं स्क्रीन बड़ा कर रहा हूं, देखिए आप लिख लीजिए इसको जरा सा। एचयूएफ के बारे में थोड़ा सा नोट कर लो। सेक्शन नोट करो 231। एचयूएफ में लिखो हिंदू लॉ से गवर्न है, कर्ता इसका हेड होता है। अडॉप्टेड चाइल्ड को भी फैमिली का पार्ट माना जाता है। वाइव्स और अनमैरिड डॉटर भी फैमिली का ही पार्ट मानी जाती हैं। नोट करो बेटा। और दो तरह के स्कूल्स हैं। एचयूएफ के दो स्कूल्स लिख लो यहाँ, 2 स्कूल्स। पहला मिताक्षरा और दूसरा दया भागा। पहला मिताक्षरा, दूसरा दया भागा। एक थॉट ऑफ स्कूल लगता है पूरे इंडिया पे, सिवाय वेस्ट बंगाल और असम के। असम को छोड़ना है, वेस्ट बंगाल को छोड़ना है। और दया भागा स्कूल लगता है वेस्ट बंगाल और असम दोनों पे। चलिए कंपनी का सेक्शन लिख लें 217। और कंपनी दो तरह की होती है, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन। अभी इतना भी लिख लेंगे तो चलेगा, अभी इसको रब कर दें, मैंने समझा दिया पर आप इतना ही लिखें। डोमेस्टिक और फॉरेन दो तरह की कंपनी होती है। फर्म वर्ड में एलएलपी हमेशा आएगा। हम इसको यहाँ प्लस कर सकते हैं कि फर्म वर्ड में एलएलपी भी आ गया, इंक्लूड्स एलएलपी। चलो अब हमको पढ़ना है कि सर ये एओपी क्या होता है। ध्यान से देखो, चलो लाओ देखो ध्यान से भैया। मुझे बताओ आप ये किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हो? सर हम सेक्शन 231 में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, हाँ। कौन कौन शामिल है सर? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म। ओके ओके ओके। और उसी में आया एओपी। एओपी का फुल फॉर्म क्या पढ़ रहे हैं हम? एओपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और यहाँ लिखा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। दोनों में एक बात तो समझ में आ गई कि एसोसिएशन हो कि बॉडी हो, कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये बात तय हो गई। क्योंकि एसोसिएशन में भी कुछ एक से ज्यादा लोग हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं, तो बॉडी बनाई है मतलब एक से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। पर अंतर यहां लिखा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब सर ये जो पढ़ा था ना इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन। तो पहली बात यहां जो मेंबर्स होंगे बीओआई के मेंबर्स कौन होंगे? मेंबर्स विल ओनली बी इंडिविजुअल्स। सिर्फ और सिर्फ कौन लोग होंगे? सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही यहां पर इकट्ठा होंगे। अच्छा क्यों सर? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स लिखा है ना। ओके अब यहां क्या लिखा है सर? यहां लिखा है पर्सन। और पर्सन में कौन कौन आता है सर? इंडिविजुअल भी आ सकता है, एचयूएफ भी आ सकता है, कंपनी भी आ सकती है, फर्म भी आ सकती है, एलएलपी भी आ सकती है। अच्छा मतलब यहां बताओ मेंबर्स कौन होंगे? इस एओपी के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं? कैन बी, बोलो कौन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ,
कंपनी, फर्म, एलएलपी। बोलो क्या एक अंतर समझ में आया? एक बड़ा अंतर समझ में आया। एओपी बीओआई में क्या डिफरेंस है? अच्छा, इनकम टैक्स में इनको पर्सन माना गया, मतलब ये एसएससी भी हो सकते हैं। सर एओपी का एग्जांपल दे दो। ओके, सुनो ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, तुम्हारे आसपास की एग्जांपल है, तुम्हारा सब देखा हुआ है, बस तुमको समझना है। मान लो हम सब ज्वेलर्स हैं और हमने एक एसोसिएशन बनाई, इंदौर सराफा एसोसिएशन, मुंबई सराफा एसोसिएशन, जबलपुर सराफा एसोसिएशन। होती है अपने शहरों में, सभी के शहरों में होती है ऐसी एसोसिएशंस। ये सब ज्वेलर्स की एसोसिएशन है ना, सराफा एसोसिएशन बोल दिया मतलब ज्वेलर। अब मुझे बताओ उसमें सिर्फ क्या इंडिविजुअल ही होते हैं दुकानदार? नहीं सर, इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसमें पीसी ज्वेलर्स भी हो सकता है, मतलब कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई एचयूएफ भी ज्वेलर हो सकता है। ये सब मिलके जब बनाते हैं तो वो कहलाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये जो बना इसमें सभी तरह के पर्सन इंक्लूड हुए। अब बात आती है सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की, ये कैसे होगा? चलो एक एग्जांपल दो। जब हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, मैंने बनाया एक लेफ्ट हैंडर्स क्लब। अब बताओ लेफ्ट हैंडर्स कौन होंगे? सर इंडिविजुअल्स ही होंगे। अब लेफ्ट हैंडर क्लब बनाया मतलब जो कैसे हैं, जो लेफ्टी हैं। इंदौर में एक क्लब है ऐसा, लेफ्ट हैंडर्स क्लब। हमने एक बनाया राइटर्स क्लब। अब बताओ उसको कहां ले जाऊं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म? नहीं, फर्म भी नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप तो है ही नहीं। कंपनी नहीं सर, रजिस्ट्रेशन है ही नहीं आरओसी में उसका। क्या बचा फिर? बीओआई। और इंदौर साइक्लोथॉन एसोसिएशन। अब बताओ क्या लग रहा है? सर एसोसिएशन वर्ड है तो एओपी में जाना चाहिए। नहीं, वापस से सोचो, इंदौर साइक्लोथॉन एसोसिएशन जो हर साल साइकिल की कंपटीशन कराता है और जिसमें सारे जो लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, मतलब सारे इंडिविजुअल्स ही साइकिल चलाते हैं? मैंने तो नहीं देखा यार किसी कंपनी को साइकिल चलाते हुए। आपने देखा हो तो बताओ। तो इंडिविजुअल्स अगर साइकिल चला रहे हैं तो इसका मतलब उनका जो क्लब है, उनकी जो एसोसिएशन है वो क्या कहलाएगी? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ध्यान रखना, सिर्फ एसोसिएशन वर्ड पे ये डिसाइड मत कर लेना कि ये आपका एओपी है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की ये इस तरह के क्लब्स हैं, राइटर्स क्लब, पोएट क्लब, इस तरह के जो एसोसिएशन इकट्ठा हो रहे हैं वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ही होंगे। और एग्जांपल, अपनी मल्टी में कई बार लेडीज बीसी करती हैं। अपनी मम्मी भी बीसी में जाती है ना, जहाँ पे अच्छी चकर चकर होती है, सब दूर की बुराइयां होती है, नाश्ता पानी कम होता है, खेल कूद कम होता है, इंटेलिजेंसी वाली बातें कम होती है, बुराइयां भयंकर होती हैं किटी पार्टीज में। बताओ किटी पार्टीज को क्या नाम दूं? अगर उन्होंने मान लो इसको क्लब के रूप में फॉर्म कर लिया तो वो कहाँ जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में। तो ये बड़ा डिफरेंस है। एक एओपी जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी कोई भी हो सकता है, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में मेंबर सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही होंगे। सर दोनों ही जगह इकट्ठा हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, पर ध्यान से सुनना एसोसिएशन की एक खास बात होती है कि एक तो ये बिजनेस एंगल से ज्यादा बनाई जाती है और दूसरा प्रॉफिट मोटिव भी इसमें हो सकता है और तीसरा पार्टिसिपेशन इसमें सबका एक्सपेक्टेड है। जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में, साइक्लोथॉन एसोसिएशन में आप भी मेंबर हो, मैं भी मेंबर हूं, या उस क्लब का मैं भी मेंबर हूं। जरूरी है क्या रोज जाऊं मैं? सर ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या उनकी एक्टिविटीज में रोज पार्टिसिपेट करूं? सर ये भी जरूरी नहीं है। मतलब बीओआई में, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सब लोग पार्टिसिपेट इक्वली करें, ये कोई जरूरी नहीं है। कभी आए कभी ना आए तो भी चलेगा। अब डिफरेंस में हमने ये बड़ा डिफरेंस पढ़ा एओपी और बीओआई का। अच्छा, इसकी यहां पर भी एक डेफिनेशन ये पढ़ी लिया हमने, मैं सिर्फ टिक करा रहा हूं कि इसमें सारे मेंबर्स हो सकते हैं। कॉमन पर्पस तो होना ही चाहिए यार। देखो जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो कॉमन पर्पस नहीं, ऐसा कैसे होगा? जब पान की दुकान पे भी ना दो दोस्त इकट्ठा होते हैं तो समझ जाओ दोनों सुट्टा मारने वाले हैं। पर्पस कॉमन है तब जाके लोग इकट्ठा होते हैं, कॉमन एक्शन है तो जाके लोग इकट्ठा होते हैं। ये तो हमने समझा। इनकम प्रोड्यूस करना जरूरी है क्योंकि एसोसिएशन ज्वेलर्स की बनाई इसीलिए गई, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। कल को ज्वेलर एसोसिएशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, सॉरी ज्वेलरी से बिजनेस में कुछ, गवर्नमेंट ने मान लो ज्वेलरी पे एकदम से टैक्स बढ़ा दिया तो ज्वेलरी एसोसिएशन जो है, पूरा सराफा एसोसिएशन अपनी दुकान बंद करके विरोध करेगा। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट तो इनकम कमाने से रिलेटेड है क्योंकि अधिकतर ऐसी एसोसिएशन बिजनेस पर्पस के लिए बनाई जाती है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स मेंबर होंगे, ये बात हमने देख ली। पर्पस कॉमन है, जैसे कि मैंने बोला ना आपसे कि साइक्लोथॉन एसोसिएशन है तो सभी साइकिल चलाएंगे, ऐसा तो नहीं कि एक साइकिल चलाएगा एक हवाई जहाज चलाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं। राइटर्स एसोसिएशन है सब लोग, या पोएट एसोसिएशन है तो सब लोग अपनी अपनी कविताएं पढ़ेंगे, ये उन्होंने उस पर्पस के लिए बनाया। डिफरेंस बढ़ा तो हमने पढ़ लिया बेटा, एक जगह सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं, एक जगह कोई भी हो सकता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल विदाउट एनी इंटेंशन फॉर्म की जाती, सब लोग साथ में आए कोई जरूरी नहीं है। क्लब बना दिया, जिसकी जब इच्छा हो रही है क्लब में आ रहा है,
जरूरी नहीं है कि एक ही टारगेट को लेके काम करें। हाँ, एंजॉयमेंट टारगेट है, एंटरटेनमेंट टारगेट हो सकता है, साइकिल चलाना टारगेट हो सकता है, लेफ्ट हैंडर्स क्लब में सभी लेफ्टी आ जाएं, जरूरी नहीं। तो कहने का सेंस, इसमें बीओआई का पर्पस कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। ये हुआ हमारा एओपी और बीओआई। और एक डिफरेंस लिख लें तो यहाँ इंटेंशन, आपके मॉडल के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, यहाँ इंटेंशन क्या है? टू प्रोड्यूस इनकम, है ना। यहाँ नॉन प्रॉफिट हो जाता है मोस्टली। अच्छा, पर दो दोस्त इकट्ठा हो गए, पपलू टपलू, और वो बोल रहे हैं अब हम गुड्स का बिजनेस करेंगे, तो सर वो फिर पार्टनरशिप फर्म में कवर हो जाएंगे ना, उनको बीओआई क्यों बोलेंगे? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पर्सन है अपना लोकल अथॉरिटी। सर इसमें कौन आएगा? चलो एक बात बताओ, इंदौर शहर को चार बार स्वच्छ भारत मिशन के तहत अवार्ड मिला, है ना, सबसे स्वच्छ शहर। ठीक है, मैं भी यही रहता हूँ। और अच्छी बात है कि यहाँ सही में स्वच्छता, साफ सफाई भयंकर ज्यादा है। और अच्छा खासा, आप जब यहाँ विजिट करता हो, कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आता है, उसको लगता हाँ यार बात तो है कुछ। अब बताओ ये लोकल अथॉरिटी कौन है जिसने ये पूरा मिशन किया? सर वो है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसकी अथॉरिटीज। तो लोकल अथॉरिटी में कौन आएगा? मतलब गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स वालों ने लोकल अथॉरिटीज को भी पर्सन बनाया। बिल्कुल, उससे क्या होगा? ये लोग भी असेसी तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी पर्सन है। तो लाओ, लोकल अथॉरिटी में कौन आएगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल बॉडीज, पंचायत। सुना है ना पंचायत? कौन सी पंचायत? अरे वो वाली नहीं जो आप और मैं 5 लोग इकट्ठा होकर पंचायत करते हैं, या अधिकतर महिलाएं जो पंचायत कर लेती हैं घर के बाहर खड़े होके, अपनी पड़ोस की आंटी बोल रही है अभी तो मैं जल्दी में हूँ मम्मी से। हाँ, अपन देख रहे हैं सीन, आपने भी देखा होगा कि मम्मी बाहर खड़ी है, पड़ोस की आंटी जा रही है कि भाभी जी नमस्ते, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, बाद में मिलती हूँ। मम्मी ने 1-2 क्वेश्चन क्या पूछे, 1 घंटा लग गया, और अपन बोल रहे हैं उनको तो बहुत जल्दी थी। और 1 घंटे बाद भी आंटी क्या बोल के जाती है, भाभी अभी तो मैं जल्दी में हूँ, कल और बात करते हैं। अरे 1 घंटा तो हो गया गेट पे खड़े खड़े। तो वो वाली पंचायत नहीं, ये है ग्राम पंचायत, ये भी है लोकल अथॉरिटी में शामिल। तो ये सब गवर्नमेंट बॉडीज को भी उन्होंने पर्सन की डेफिनेशन में शामिल किया। तो लो रिपीट करो, कौन कौन आ गया पर्सन में? इंक्लूसिव डेफिनेशन सेक्शन 231, इंडिविजुअल एक नेचुरल पर्सन, बाकी सब आर्टिफिशियल है। अब इंडिविजुअल को छोड़ के यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब आर्टिफिशियल हैं। परिवार आर्टिफिशियल है क्योंकि हिंदू लॉ से फॉर्म हुआ है। हाँ, आप इसके सदस्य बनते हो बर्थ से, ये ध्यान रखना। एचयूएफ कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई। अब इनके बाद लोकल अथॉरिटी पढ़ लेने के बाद आया कि अब और क्या आ तो गए सब तरह के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चेक करो सारे आ गए, प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी, कुछ एसोसिएशन, सोसाइटीज वगैरह बनती हैं वो भी यहाँ आ गई। अब क्या बचा? आखिरी, ध्यान से सुनना, इनके अलावा अगर जो ऊपर कवर ना हो पाए, ऐसे कुछ लोग जो ऊपर कवर नहीं है पर उनकी इनकम है, तो गवर्नमेंट क्या उनको छोड़ देगी? नहीं, उनको भी पर्सन की डेफिनेशन में तो शामिल करेगी। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरा पहला एग्जांपल, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, या आम आदमी पार्टी, आप, या कांग्रेस, या मायावती बेंजी की बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब कौन है? सर ये सब तो पॉलिटिकल पार्टी। तो ये कहां जाएंगी? क्या ये कंपनी है? क्या बोले, बीजेपी कंपनी, अमित शाह नरेंद्र मोदी डायरेक्टर है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, पार्टनरशिप है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, फर्म बना ले उनको? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। तो अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी जो है आपको मेरे को भी बनानी है, अपने को भी लगता है कुछ करें राजनीति में, कुछ देश के लिए अच्छा करें, अपन 4 लोग इकट्ठा होकर अपन ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मतलब इसका कानून है। यस, तो क्या इसको कहां ले जाऊं? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, आंसर नहीं दिया मैंने, क्वेश्चन पूछा है कि इसको कहां ले जाऊं। ये भी तो इनकम कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। सेकंड, महाकालेश्वर मंदिर, बताओ महाकाल मंदिर में या महाकालेश्वर मंदिर में या ट्रस्ट चर्च में या फिर गुरुद्वारे में या मस्जिदों में दान आता है। हमने एग्जाम्पल भी लिया था, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था भगवान से और दान दे के आए। ऐसा मान लो साल भर में 1 करोड़ रुपया आया या 2 करोड़ रुपया आया, इनकम हुई। तिरुपति बालाजी, शिरडी साई मंदिर, ये सब या अपना गोल्डन टेम्पल, इन सब जगहों पर दान आता है, इनकम तो हुई है। पर क्या भगवान को नोटिस लगा के आ जाओगे कि हे भगवान वैसे तो आप बड़े दयालु हैं, बहुत बड़े हैं, पर ये टैक्स भर देना प्लीज, आपने इनकम कमाई?
तो क्या ये इनकम भगवान ने कमाई है? भगवान ने तो नहीं कमाई, तो किसने कमाई? सारे ये सब चीजें जो होती हैं वो चलती हैं या तो ट्रस्ट से। जितने भी हैं, जितने भी मंदिर मस्जिद चर्च हैं, इन सब की ट्रस्ट बने हुए हैं। तो ट्रस्ट एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसे? क्योंकि इसका फॉर्मेशन होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट में। अच्छा, मतलब ये ट्रस्ट जो बनते हैं ये लॉ से बनाए जाते हैं। यस। अब बताओ इसको पर्सन माने या नहीं माने? सर इनकम तो हो रही है, पर्सन मान लेना चाहिए, इच्छा तो है हमारी। चलो बहुत बढ़िया। इसका बताओ, इसका क्या करोगे? मान लो पतंजलि ट्रस्ट है जो कि सोशल वेलफेयर का काम करता है, तो ये भी ट्रस्ट है, तो इसका रजिस्ट्रेशन भी कहाँ होगा? इंडियन ट्रस्ट एक्ट में। अच्छा, अपनी जो सिंगर है ना पलक मुछाल, पलक मुछाल जो है एक एनजीओ चलाती है, मैंने आपको बताया था सेकंड लेक्चर में। उस एनजीओ को भी तो दान आता होगा, उसका क्या करोगे? उसको पर्सन माने या नहीं माने, उसकी इनकम पे टैक्स लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो आपका सुना हुआ है, वो है बिंग ह्यूमन। बोलो भैया, बिंग ह्यूमन भी एक एनजीओ है। ऐसे ही एक एनजीओ आपने सुना होगा, क्राई, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, चाइल्ड रिलीफ एंड यू क्राई, बच्चों के लिए काम करता है। ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जिनको सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से, मान लो कोई गौशाला ही चला रहा है, राजस्थान में कोई एक व्यक्ति गौशाला चला रहा है जहां करीब करीब शायद 20,000 गायें हैं उसके पास, अकेले के पास। कोई साधु है, उसी ने गौशाला खोली थी, तो 20,000 गायें। अब इनकम तो उसको भी होती होगी, क्या करें इन सब का? तो ये सब जो एनजीओज होते हैं ये फॉर्म करते हैं अपनी सोसाइटी या फिर फॉर्म करते हैं अपना चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर सोसाइटी है तो इनका रजिस्ट्रेशन होगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, और ट्रस्ट है तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में इनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसी बोल दें हम समाज सेवा कर रहे हैं तो ये बच जाएंगे। ये भी एनजीओज के रूप में है, सोशल वेलफेयर करने वाले के रूप में है, तो भी है तो आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि इनका भी लॉ में फॉर्मेशन हुआ है। अपना एक और सबसे इंटरेस्टिंग केस, एक और अमूल दूध पीता है इंडिया। बोलो अमूल क्या है? सर अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मालूम है क्या ये बात? अच्छा सर ऐसा कि हम तो कम नहीं समझ रहे थे। नहीं, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एक और, लिज्जत पापड़, सुना है कभी नाम? पापड़ खाते समय, टीवी पे एड देखते समय, लिज्जत पापड़ ऐसा करके एड आता था उसका, अब आता है कि नहीं मालूम नहीं। तो क्या लिज्जत पापड़ भी इस तरह की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है? अमूल ऑल ओवर इंडिया इतना बड़ा बिजनेस कर रही है इतने सालों से, कंपनी नहीं है वो, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब बोलो इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। क्या करें, क्या करें इसका? कहाँ ले जाएं इसको? सर इसको फिर कहीं तो ले जाना पड़ेगा, इनकम तो बहुत सारी है, आगे तो कहीं कवर नहीं हो पा रहा, देख लो आगे कहीं भी कवर नहीं हो रहा। ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पर नॉन प्रॉफिट रहता है मोटिव मोस्टली, यहाँ तो बिजनेस है पूरा। इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है तो जाके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है। अच्छा, एक और अपने इसका क्या करें यार? आप जब 10th में थे आपको पहली बार क्रश हुआ, और क्रश हुआ वो थी आपकी जगह स्कूल। बोलो ये स्कूल का क्या करें? सर स्कूल तो नॉन प्रॉफिटेबल है। हाँ हाँ, बट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, क्या इनको कोई इनकम नहीं होती फीस की? सोचो सर, इनकम तो होती है। और अपन तो क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट। तो जो जिसकी भी इनकम हो जाए उससे टैक्स लेना है आपने को भी, पर उसके लिए इनका पहले असेसी होना जरूरी है, और असेसी से पहले इनका पर्सन होना जरूरी। पर्सन में इनको कहां ले जाऊं? क्या कॉलेज, ये स्कूल कॉलेज को कहां ले जाऊं बताओ? क्या ये इंडिविजुअल है? नहीं। एचयूएफ है? नहीं। क्या ये कंपनी है? नहीं। ऐसा भी नहीं है। फर्म? नहीं। एओपी बीवाई? नहीं सर। स्कूल में वापस से फॉर्मेशन कैसे होता है? आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपकी डायरी होती है ना, अपने स्कूल से जो डायरी मिलती है, स्कूल की डायरी में आपको ध्यान हो तो वो एक बात लिखते थे स्कूल के नाम के नीचे, रन बाय। रन बाय के बाद जिसका नाम लिखा है वो है एक सोसाइटी। तो ध्यान रखना, आप जिस भी स्कूल में पढ़े हो, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो एक्चुअल स्कूल का नाम है, उसको रन करने वाली है कोई ना कोई सोसाइटी। आपको मेरे को यूनिवर्सिटी फॉर्म करने का, मेरी इच्छा है कि मेरी खुद के नाम पे एक यूनिवर्सिटी हो, चेतन्स यूनिवर्सिटी। और मैं क्या पढ़ाऊंगा उसमें, क्या सिलेबस होगा? मैंने देखा दुनिया में नफरत ही नफरत है, प्यार की बहुत कमी है, लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, भून रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, गाली बक रहे हैं, कोई भी शांति से नहीं रहता। मैंने बनाई चेतन्स लव यूनिवर्सिटी, और मेरे घर के बाहर एक बोर्ड टांग दिया मैंने, चेतन्स लव यूनिवर्सिटी, CLU। किसी ने पूछा इसमें कौन से कोर्सेज कराओगे? BBA, BCom, ये सब? मैंने कहा नहीं, यहाँ हम डिप्लोमा कोर्सेज कराएंगे, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराएंगे, हाउ टू बी इन लव, हाउ टू बी इन पीस,
हाउ टू वर्क इफेक्टिवली। ऐसे दुनिया में बहुत जरूरी है, आजकल प्यार की बहुत कमी है। सिर्फ वैलेंटाइन डे के दिन ही प्यार हवा में घुला हुआ दिखता है, बाकी 364 दिन लड़ाई झगड़े, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें मैं डिप्लोमा कोर्सेज चलाऊंगा 6-6 महीने, और माता पिता की सेवा कैसे करें, उनसे ढंग से सम्मान से बात कैसे करें, मोबाइल की लत कैसी छुड़ाई जाए, इस तरह के कुछ टॉपिक्स होंगे। ब्रेकअप के बाद उभरा कैसे जाए, अपने आप को रिकवर कैसे जाए, नया तरह का सिलेबस जो भला ही पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है पर लाइफ से पूरा रिलेटेड है। मैंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड टांग लिया, और तो और मैंने घर के बाहर एक बोर्ड टांग लिया अपने ICSI, अपना पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट, ये मैंने बोर्ड टांग लिया। तो क्या मैं ICSI हो गया? मैं ही CS करवा रहा हूं, मैं डिग्री बांट रहा हूं? नहीं सर। तो पहले मेरी बात करो, चेतन सर यूनिवर्सिटी, क्या चाहे जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी फॉर्म कर लेगा? कोई भी चाहे जब चाहे जहां एक बोर्ड टांग के यूनिवर्सिटी फॉर्म कर पाएगा? नहीं सर। यूनिवर्सिटी फॉर्म करने के लिए भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट लगता है, तब जाके यूनिवर्सिटी फॉर्म होती है। और ये ICSI कैसे बना बॉस? CACET आपने दी, ये बताओ ICSI के अंदर में दी, यही लोग अपने को CS बनाएंगे? अपने माई बाप हैं ये तो। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है सर? इसका भी एक एक्ट है। ICI का सर, उसका भी एक्ट है। ICWI का सर, उसका भी एक एक्ट है। ये सब भी तो कहाँ यहाँ कवर होंगे क्या कहीं पे? फर्म में, AOP में? नहीं सर। कंपनी नहीं सर, कंपनी भी नहीं है। इनका सबका एक्ट है। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दिए। आपका खुद का ICSI, यूनिवर्सिटीज, अपना स्कूल, अपना कॉलेज, ये सब भी तो पर्सन में आने चाहिए, क्योंकि यहाँ भी इनकम का फ्लो तो है, फीसेस जमा हो रही हैं। कहाँ ले जाऊं? BJP कहाँ ले जाऊं? महाकालेश्वर मंदिर? इन सब के लिए आखिरी वर्ड जो यूज होगा वो होगा आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन तो ये भी थे, फिर आखिरी में अलग से क्यों लिखा? अगर इन सबको कवर करना है तो ऐसा लग नहीं रहा, ये तो ऊपर ही कहीं कवर कर लेते। आर्टिफिशियल पर्सन तो फिर भूत प्रेत चुड़ैल भी हो सकती है। क्या करें, आर्टिफिशियल तो वो भी है, क्योंकि हमने तो देखे नहीं है। मेरी बात छोड़ो, मैं रोज सुबह से शाम बच्चों में देखता रहता हूँ कि कौन भूत है कौन चुड़ैल है, मेरी बात अलग है। और तो और मैं उनका गुरु भी हूँ। बट आपके एंगल से बात करते हैं, आपने आत्मा देखी है, तो आत्मा आर्टिफिशियल होगी। आर्टिफिशियल होगी तो क्या यहाँ आ जाएगी? नहीं सर। बीच का एक वर्ड यहाँ पर जो आपको लिखना है वो है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ज्यूरिडिकल का मतलब होता है लीगल। आप गौर करो मेरे हर एग्जाम्पल पे, आखिरी में यहां पर कोई ना कोई एक्ट आया है। सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, UGC एक्ट, ICSI एक्ट। मतलब जितने ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से फॉर्म होते हैं, जैसे कि LIC, बताओ LIC का भी अपना अलग एक्ट। कहां ले जाऊं LIC को? कंपनी भी नहीं है वो, कॉर्पोरेशन है वो तो, कंपनी नहीं है। LIC का फुल फॉर्म बोलो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। बोलो क्या लग रहा है, कंपनी है? नो सर, नॉट अ कंपनी। क्या है वो है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। तो क्या बोला गया? आखिरी कैटेगरी बनाई गई कि जो चीज ऊपर की 6 चीजों में कवर नहीं होगी वो ये आखिरी कैटेगरी में कवर हो सकती है, और नाम रखा गया आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। नोट करें ये एग्जांपल्स। तो आखिरी जो ऊपर के 6 में नहीं आएगा वो कहलाएगा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। और इसके कुछ एग्जांपल्स आप नोट करो तो आपको हमेशा याद रहेगा। एग्जांपल्स नोट कीजिए ये सारे। ये सब अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आर्टिफिशियल भी हैं और लीगली फॉर्म हुए हैं। तो अब की बार जब आप रोड पे निकलो तो ज्यादा आसपास ताका झाकी करने का नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बोर्ड देख के पता लगाना कि ये कौन सा पर्सन है। जब आपको कोई बोर्ड दिखे तो पूछना, SBI दिख रहा है, SBI का बोर्ड दिख रहा है, तो सोचना कि ये कौन सा पर्सन है, तो वो एक कंपनी है। आपको रिलायंस जियो का एक बोर्ड दिख रहा है तो आपको क्या फील होता है, कौन सा पर्सन है, ये आपको चेक करना है। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है क्योंकि रेगुलर लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। ये थे कुछ एग्जांपल्स आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के। नेक्स्ट हमको जो समझना था, जहां से हमने कहानी शुरू की थी, वो थी अपनी कौन सी बेटा, असेसी। और असेसी की डेफिनेशन की शुरुआत हुई थी अ पर्सन। तो हमने पहले क्या खत्म किया, पर्सन। और क्या लाइन बनाई थी, हर असेसी का पर्सन होना जरूरी है, बट हर पर्सन का असेसी होना जरूरी नहीं है। यह बात कैसे प्रूव हुई, जब हम असेसी की डेफिनेशन की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते ही वर्ड आता है असेसी मींस अ पर्सन। मतलब सर पहले हमको पर्सन समझना पड़ेगा। तो यहां टॉपिक रोक के हम चले गए थे कहां पे, पहले पर्सन समझने। क्योंकि जब तक आप और मैं पर्सन नहीं है, जब तक आप और मैं पर्सन में नहीं आएंगे, तब तक असेसी में तो पॉसिबल ही नहीं है। कल ऑलरेडी आपको एक सेंटेंस लिखवाया था, ऑल असेसीज आर पर्सन बट ऑल पर्सन आर नॉट असेसी।
चलें अब असेसी की डेफिनेशन की शुरुआत। एक तो इसका सेक्शन 27 ये हमको ध्यान रखना है। इसका सेक्शन जो है सेक्शन 27 आपको एमसीक्यू में कभी आ जाए तो। चलें देखें इसकी डेफिनेशन का पहला वर्ड। एक तो सेक्शन 27 आपको ध्यान रखना है। अच्छा ज्यूरिडिकल का मतलब लिख लिया बेटा, ये ज्यूरिडिकल का मतलब आप लिख लेना लीगल, जिसका लीगल एग्जिस्टेंस है उसको ज्यूरिडिकल वर्ड दिया गया। चलिए असेसी मीन्स अ पर्सन। सिंपल भाषा में असेसी को हमने क्या बोला सर? हमने बोला करदाता। अब करदाता किसको बोलोगे सर? टैक्स पेयर को बोलेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन बोलो। कॉमन भाषा में असेसी कौन? यार कॉमन भाषा में आदमी को क्या मालूम इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है? वो तो क्या बोलता है, अरे जिसको भी टैक्स पे करना हो वो टैक्स पेयर। सिंपलेस्ट डेफिनेशन कि जिसको भी टैक्स पे करना हो, एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट इज एन असेसी। तो ये हो गया हमारा पहला लाइन। देखिए हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट। कौन सा एक्ट पढ़ रहे हो आप? इनकम टैक्स एक्ट में अगर उसकी लायबिलिटी आ जाए कि उसको टैक्स देना है, इंग्लिश वर्ड बोलो देने का, टैक्स पेएबल है उसकी तरफ से, तो माना जाएगा कि वो क्या हो गया? वो हो गया असेसी, करदाता। अब ये तो एक सबसे लेमन लैंग्वेज थी और वही डेफिनेशन का पार्ट बनी। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट क्या इस डेफिनेशन के? ध्यान से देखिएगा। यहां 3 पार्ट और उन्होंने समझा है कि असेसी में हम किस किस को शामिल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं शीट इंक्रीज कर रहा हूं। एक बोला गया ऐसा कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ, अगेंस्ट हुम एनी प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का हिंदी मतलब क्या होता है? कार्यवाही। एनी प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है उसके खिलाफ। क्यों चल रही है? अंडर दिस एक्ट, इस इनकम टैक्स एक्ट का उसने कुछ गड़बड़ किया होगा, नियम तोड़ा होगा, इसीलिए उसके खिलाफ क्या चल रही है? उसके खिलाफ चल रही है प्रोसीडिंग्स। किस लिए चल सकती है प्रोसीडिंग? पहला, इनकम से रिलेटेड हो सकती है, भाई उसकी इनकम पे ऑब्जेक्शन है गवर्नमेंट को। दूसरा, उसने इनकम बताई नहीं, उसने तो क्या बताया कि मैंने तो लॉस कमाया, इनकम है ही नहीं। मतलब इनकम होती है पॉजिटिव, लॉस होता है माइनस में, नेगेटिव। वो बोल रहा है मेरा तो इस बार इनकम ही नहीं है, बिजनेस में इस बार भयंकर नुकसान हुआ कोविड की वजह से, ऐसा वो बोल रहा है साल खत्म होने पर। तो क्या वो लॉस के लिए भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है अगर वो झूठ बोल रहा हो तो? कई बार आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चलती है रिफंड के लिए। क्या होता है रिफंड? आपको टैक्स देना था 1000 रुपए, आपने गलती से ज्यादा जमा कर दिए 1200 रुपए, तो गवर्नमेंट क्या चोर है क्या? गवर्नमेंट क्या पैसे चुरा लेगी क्या आपके? कि नहीं, वो 200 रुपए जो आपने ज्यादा जमा कर दिए हैं वो आप रिफंड ले जाओ हमसे, ऐसा गवर्नमेंट बोलेगी। तो गवर्नमेंट चोर नहीं है। 1000 रुपए देने थे, आपने 1200 डिपॉजिट कर दिए, कोई बात नहीं, 200 रुपए का रिफंड ले जाओ। तो इनकम टैक्स एक्ट में अगर इन 3 चीजों से रिलेटेड आपके ऊपर कोई कार्यवाही चल रही है तो माना जाएगा कि आप भी असेसी हो, आप भी असेसी की कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। सेकंड केस, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। सेकंड, ये थे अपने पिंटू जी। पिंटू जी करते थे जॉब। ओके, जॉब में इनकी सैलरी थी पर मंथ 50,000 रुपीज। ठीक, अब क्या हुआ? अपना साल शुरू होता है 1 अप्रैल से, ये तो आपको मालूम ही है, फाइनेंशियल ईयर सारे। वो वाला साल नहीं, 1 जनवरी वाला नहीं, जब रात में टुन्न रहते हैं अपन, ये वाला जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से साल शुरू हुआ। पिंटू जी की डेथ हो गई 1 अगस्त को। ओके सर, हो गई, डेथ हो गई, अब क्या करें? क्या करें इसका? डेथ हो गई यार। ओके, अब पिंटू जी तो चल दिए लंबी यात्रा पे और स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बीच पिंटू जी के जो बच्चे हैं चिंटू जी, चिंटू जी के पास इनकम टैक्स वाला आता है और बोलता है कि बेटा बहुत दुख हुआ सुन के यार, पापा निकल लिए, एक बात बताओ, पापा ने इनकम कमाई थी क्या? तो चिंटू ने बोला हाँ, पापा ने अप्रैल, मई, जून और जुलाई में 50,000 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए कमाए 4 महीने के। ओके, ये हो गई इंटू 4, 2 लाख रुपए। अब मुझे बताओ इस 2 लाख, या और बढ़ा लेते, मान लो 1.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम होती तो ये हो जाता 6 लाख रुपए। मुझे बताओ इस 6 लाख पे टैक्स देने कौन आएगा? पिंटू जी आएंगे क्या? पर सर पिंटू जी की तो डेथ हो गई। हाँ, तो उनकी आत्मा को बुलाएं क्या? नहीं सर, वो अब देंगे ही क्यों टैक्स? अरे क्यों नहीं देंगे? उन्होंने ये कब कमाया? जब वो जिंदा थे, और उनकी टैक्स लायबिलिटी थी इस 6 लाख के ऊपर, तो वो असेसी तो हैं, पर अब चूंकि वो चले गए हैं तो क्या उनको बुलाना पॉसिबल है? नहीं। तो ये 6 लाख रुपए
के लिए हम किसको लायबल बनाएंगे? हम उनके लीगल हायर्स, उनके सन या डॉटर या वाइफ को लायबल बना सकते हैं। चिंटू जो कि एक 16 या 17 या 20 साल का लड़का है, बोल रहा है मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कमाता, तो बताओ चिंटू क्या इस वाले पॉइंट में आएगा? नहीं आएगा सर। जब उसकी इनकम ही नहीं है तो वो ऊपर वाले पॉइंट में तो नहीं आएगा। अच्छा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है? सर कोई कार्रवाई नहीं चल रही, उसने इनकम कमाई नहीं तो कार्रवाई कहां से शुरू होगी? अच्छा, तो फिर चिंटू असेसी कैसे होगा? अच्छा, चिंटू असेसी हो जाएगा क्या सर? हाँ, कैसे? चिंटू इसलिए असेसी हो जाएगा कि वो रिप्रेजेंट करता है अपने फादर को। बोलो, तो चिंटू का नाम हमने क्या रख दिया असेसी की जगह? रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो असेसी वर्ड में रिप्रेजेंटेटिव को भी कवर किया गया। क्यों? क्योंकि फादर की डेथ हो गई है, उनका टैक्स अब बच्चे जमा करेंगे क्योंकि उनकी असेट भी इन बच्चों को ही मिली है। तो चिंटू हो जाएगा अपना रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो लाइन क्या है? जब मैं किसी और की इनकम के लिए लायबल हो जाऊं तो भी मैं असेसी हो सकता हूं। अब बताओ चिंटू किसके लिए लायबल हो गया? अपने पापा के लिए, फादर के लिए। चिंटू ने खुद ने कमाया? नहीं, कमाया तो पापा ने था, पर अब टैक्स कौन जमा करेगा इस पे? चिंटू जमा करेगा, क्योंकि वही इनका लीगल हायर है, इसी के पास उनकी सारी संपत्ति है। तो ध्यान रखिएगा, वो कहलाएगा किसी और के लिए असेसेबल होना। किसी और के इनकम पर मुझे असेस किया जा रहा है, मुझसे पूछताछ की जा रही है और मुझसे टैक्स जमा कराया जा रहा है, तो मैं कहलाऊंगा रिप्रेजेंटेटिव असेसी। क्या ऐसा ही? ऐसा ही, ध्यान से सुनना। ट्रस्ट जो है आर्टिफिशियल है, कंपनी जो है आर्टिफिशियल है। बताओ इस पे साइन कौन करेगा? इन सब के लिए कौन लायबल होगा? सर कंपनी में सारी ड्यूटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो सर एक इंडिविजुअल है, हाँ, वो तो खुद के लिए लायबल है, हाँ, वो तो इस वाले पॉइंट में आ जाएगा जब खुद की बात करोगे तो। पर कंपनी आर्टिफिशियल है, कंपनी का सारा कामकाज कौन करता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को? हाँ। तो कई बार उनसे हम क्वेश्चंस, उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कई बार जब कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो भी असेसी की कैटेगरी में आएगा। रिप्रेजेंटेटिव असेसी अगर न लिखना हो तो एक लाइन होती है कि अ पर्सन असेसेबल, एक पर्सन से असेसमेंट करवाया जाएगा, उससे असेस किया जाएगा इनकम को, फॉर इनकम ऑफ अनादर पर्सन, फॉर इनकम ऑफ अनादर। आप मत लिखना, पहले समझ लो, फिर मैं एक बढ़िया सा डायग्राम दे दूंगा, आप वो लिखना, फॉर इनकम ऑफ अनादर पर्सन। तो ऐसा व्यक्ति कहलाएगा रिप्रेजेंटेटिव असेसी, और वो असेसी में शामिल होगा। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन चल रही है एक तरह से। थर्ड पॉइंट कौन होगा सर? थर्ड होगा एक ऐसा व्यक्ति जैसे कि चिंटू, या कोई भी ले लो, पिंटू ले लो, मिस्टर पिंटू है एक, ये इनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है तो ये इनकी कोई टैक्स लायबिलिटी भी नहीं बनती, 2 लाख रुपए कमाते हैं, टैक्स के लिए लायबल नहीं है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं चल रही, ये किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के पिंटू जी जो है असेसी की डेफिनेशन में कवर ही नहीं हो पा रहे हैं, ये सिर्फ पर्सन है। ओके, पर क्या हुआ? इनकम टैक्स एक्ट पिंटू जी को लगता तो है, सभी सिटीजन को लगता है। अब पिंटू जी ने एक गलती कर दी, मतलब गलती क्या? इनकम टैक्स का कोई नियम तोड़ दिया, कोई प्रोविजन फॉलो करना चाहिए था, वो प्रोविजन या वो रूल फॉलो नहीं किया, तो पिंटू जी हो गए गलती पर, मतलब इन डिफॉल्ट। बोलो पिंटू जी को क्या बोलेंगे कि पिंटू जी किस पोजीशन पे आ गए? इन डिफॉल्ट। इन डिफॉल्ट मतलब गलती पर। तो इनको नोटिस जाएगा, इसीलिए इनको बोला जाएगा अब असेसी इन डिफॉल्ट। पिंटू जी का नया नाम बोलो, असेसी इन डिफॉल्ट। तो असेसी में एक तो डायरेक्टली जिसको भी टैक्स पेएबल है, लायबल टू पे बोल लो, या लायबल टू पे नहीं बोलना हो तो हम बोलेंगे टैक्स पेएबल है जिस व्यक्ति के द्वारा, वो हर व्यक्ति इनकम टैक्स में असेसी की कैटेगरी में आएगा। और एक और बात, अगर आप टैक्स की चोरी करोगे तो क्या होगा? सर जेल हो सकती है, और सर पेनल्टी लगाई जा सकती है, और सर इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है। वेरी गुड। तो टैक्स के साथ यहां और जोड़ दो, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये भी तो इसी एक्ट में पे करना है, इनकम टैक्स एक्ट में पे करना है ना। अगर इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी रुपया आपका देना निकलता है तो आप हो जाओगे असेसी। ये हो गए आपके डेफिनेशन के 4 पार्ट। लीजिए चेक कीजिए हमारी स्क्रीन पर। ये हो गया असेसी में पहला व्यक्ति जिसको कोई भी टैक्स या कोई और मनी में क्या आ गया बेटा? इंटरेस्ट और पेनल्टी। फिर डेफिनेशन को और बढ़ाना था तो इंक्लूसिव कर दिया, इंक्लूड में करा ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही हो, ऐसा व्यक्ति जो डीम्ड टू बी असेसी हो, जिसको हमने बोला रिप्रेजेंटेटिव असेसी, एक कैटेगरी रिप्रेजेंटेटिव असेसी की होगी, एक हमने बोला असेसी इन डिफॉल्ट। बोलो, एक हमने बोला असेसी इन डिफॉल्ट। तो ये है हमारी डेफिनेशन।
असेसी इन डिफॉल्ट। तो असेसी में 4 लोग हैं, एक जिनको कोई भी सम, कोई भी अमाउंट पे करना है, एनी सम इज पेएबल, है ना। चलो मैं फ्रेश लिख रहा हूं। पहला असेसी वर्ड में पहले, सबसे पहले तो किसको ले रहे हैं हम, अ पर्सन। शुरुआत तो पर्सन से ही होगी बेटा हमेशा ही। अ पर्सन बाय हुम एनी सम इज पेएबल, एनी सम इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। अब मुझे बताओ एनी सम में क्या आएगा सर, एक तो आ सकता है टैक्स, एक आ सकता है इंटरेस्ट, पेनल्टी, तो वो व्यक्ति कहलाएगा असेसी। दूसरा हमने बोला ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, कोई कार्यवाही चल रही हो इनकम टैक्स में। प्रोसीडिंग्स के लिए हमने 3 वर्ड लिए, ज्यादा मत लेना। इनकम से रिलेटेड प्रोसीडिंग, लॉस से रिलेटेड कोई कार्यवाही, या रिफंड से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, तो ऐसा व्यक्ति भी असेसी ही कहलाएगा। तीसरा डिम्ड असेसी। डिम्ड मतलब मान लिया गया। कैसे मान लिया गया भैया, उसने या तो वो इन डिफॉल्ट था, गलती पे था, इसीलिए उसको असेसी मान लिया गया, या वो किसी और व्यक्ति को, फॉर एनी अदर पर्सन, फॉर एनी अदर पर्सन ही इज लायबल, तो उसको भी यहां पर हमने रिप्रेजेंटेटिव असेसी बोला था। या डिम्ड असेसी में 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, एक असेसी इन डिफॉल्ट, जो गलती पर है उस असेसी को भी असेसी मान लिया जाएगा। मान लिया जाएगा वर्ड कहां से आया, डिम्ड से। या कोई व्यक्ति जब किसी और को रिप्रेजेंट करता है, किसी और के लिए लायबल हो जाता है, तो भी वो असेसी कहलाता है। इसका एक और बढ़िया सा एग्जांपल याद करो, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर एक बच्चे ने इनकम कमाई तो क्या होगा। देखो ध्यान से, ये एक बच्चे का बर्थ हुआ, बर्थ होते से इसके ग्रैंडफादर ने 5 लाख रुपए की एफडी करवा दी। इस एफडी का इंटरेस्ट आएगा मान लो 50,000 रुपए, तो ये हो गई इनकम। इस 50,000 रुपए का टैक्स कौन देगा, अब ये बच्चा तो अभी 1 महीने का ही। तो ध्यान रखना, इसके फादर, इस बच्चे के फादर मिस्टर राम, इस 50,000 की इनकम को मिस्टर राम में जोड़ दिया जाएगा। तो बताओ मिस्टर राम खुद की इनकम के लिए असेसेबल हुए क्या, नहीं। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बच्चे को, क्योंकि ये बच्चा कैसा है, तो माइनर है। तो माइनर की इनकम किस में जोड़ दी जाएगी, उसके पेरेंट में। तो बताओ पापा कहां आ गए इस डेफिनेशन के हिसाब से, सर वो डिम्ड असेसी में आ गए, क्योंकि वो किसी और के लिए लायबल हो गए, किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ध्यान रखना, अगर आप माइनर हो और आपने कोई इनकम कमाई तो वो किस में जाएगी, पेरेंट में जाएगी। हालांकि इसका 1-2 एक्सेप्शन है, वो बाद में समझेंगे, इसका भी पूरा चैप्टर आएगा एक अलग से। तो ये था बेटा असेसी की डेफिनेशन, जिसमें हमने ये सारे पार्ट यहां पर कवर कर लिए। तो 2 बड़े पार्ट हमने देखे, पर्सन और असेसी। पर्सन में क्या क्या आता है, इंक्लूसिव डेफिनेशन सेक्शन 231, असेसी का सेक्शन 27। सबसे सिंपलेस्ट पार्ट जिसके द्वारा टैक्स पेएबल हो या एनी अदर सम पेएबल हो, 3 पार्ट और, पहला जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो, दूसरा डिम्ड असेसी में 2 पार्ट, जो किसी को रिप्रेजेंट करे या जो असेसी इन डिफॉल्ट हो जाए। ये थे आपके असेसी। तो अब बोलो, जब तक आपके लिए अगर, या ऐसा बोल लो, आपसे कोई पूछता है यार टैक्स कौन देगा, तो आप पहला आंसर दोगे उसका पर्सन होना जरूरी है। पर्सन होगा तो हम चेक करेंगे कि क्या वो असेसी है, तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि आपकी बात कर रहा हूं, आप पर्सन हो, पर आप इस पूरी डेफिनेशन में कहीं भी नहीं आ रहे हो, तो आप असेसी नहीं हो। मैं पर्सन भी हूं और मैं असेसी भी हूं, पापा पर्सन भी हैं और असेसी भी हैं, मम्मी पर्सन हो सकती है, पर अगर मम्मी हाउसवाइफ है और इस क्राइटेरिया में कहीं भी नहीं आ रही, तो मम्मी असेसी वर्ड में कवर नहीं होगी। तो ध्यान रखना, इनकम टैक्स में टैक्स कौन देगा, तो हम बोलेंगे असेसी देगा। ये थे आज आपके 2 बड़े वर्ड्स। आप इसको जरा सा नोट करना चाहें तो मैं इंक्रीज कर देता हूं, इसको नोट करें। तो ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में सेक्शन आ सकता है, एमसीक्यू में असेसी में कौन कौन आता है, 4 ऑप्शन उसके आ सकते हैं। ये तीनों अलग अलग एबीसी करके देंगे, आप ऑल ऑफ दी अबाउट टिक कर सकते हो इस केस में।
तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, वो था पर्सन और असेसी। चलिए नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड पार्ट कि सर ये इनकम टैक्स एक्ट बनता कैसे है और इसमें क्या क्या कवर होता है। लाइए देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट कैसे होगा। जैसे कंपनीज एक्ट होता है, क्या उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट के भी क्या कुछ पार्ट्स होंगे? कैसे मैं समझूंगा सर कि मेरे ऊपर कौन कौन से लॉ अप्लीकेबल होंगे? ओके, कौन से अप्लीकेबल होंगे? इसमें एक आंसर तो आ गया सर, इनकम टैक्स एक्ट तो अप्लीकेबल होगा। पर क्या इनकम टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट ही है? क्या एक अकेली चीज है जो असेसी के ऊपर या जनता के ऊपर अप्लाई होती है, कि इसके भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं? डायग्राम आपके सामने है कि एक्ट अकेला नहीं है, एक्ट के साथ कुछ और चीजें भी ऐड ऑन होती हैं। तो कल हम समझेंगे, ये एमसीक्यू में आता है क्योंकि कि कौन सी चीज किस असेसी पे लग सकती है, क्या क्या लग सकता है, कौन इनको बनाता है, इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या शामिल है। कल हम इस टॉपिक के साथ शुरू करेंगे और फिर सीखेंगे कि इनकम कैसे निकाली जाती है। और आप 2-3 दिन में पापा को बिल्कुल बोल सकते हो कि लाओ पापा आपकी इनकम बताओ, मैं ट्राई करता हूं आपकी इनकम निकालने का। तो दोस्तों ये था आज का बड़ा टॉपिक, पर्सन और असेसी। सबसे बेसिक बात पहले ये समझना कि कौन पर्सन है और कौन असेसी है। उसके बिना हम किसी क्लाइंट को एडवाइस नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, एक रीडिंग लीजिएगा। इसके आगे का पार्ट हम कल देखेंगे। आपने पेशेंटली सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।